तो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरबीआई ग्रेड बी का फेज 1 और फेज 2 के सिलेबस को। राइट, तो इंग्लिश में क्या क्या रहता है फेज 1 में और फेज 2 में। तो मैं एक बात पहले क्लियर कर देता हूं, तो आपको ये जो प्रिपरेशन है फेज 1 और फेज 2 की साइमल्टेनियसली आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आफ्टर फेज 1 आपको एटलीस्ट 20 to 25 डेज के अंदर ही फेज 2 का एग्जाम देना पड़ता है। राइट, तो आप ऐसा नहीं सोच सकते कि फेज 2 की जो प्रिपरेशन है उसको मैं सेपरेटली बाद में करूंगा या करूंगी और फेज 1 की पहले कर लेती हूं। तो साइमल्टेनियसली आपको करना पड़ेगा दोनों फेजेस की प्रिपरेशन को। राइट, तो इसका क्या सिलेबस रहता है उसको आज हम देखेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ इंग्लिश सिलेबस ऑफ आरबीआई ग्रेड बी फेज 1। राइट, तो क्या इसका सिलेबस रहता है वो हम देखते हैं वन बाय वन का। हम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और क्या इसकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, कैसे आप जो है टैकल करोगे इन क्वेश्चंस को, वो भी सारा हम इस वीडियो में आज देखेंगे। राइट, तो अगर फेज 1 के सिलेबस की बात करें, ठीक है, ये फेज 1 का सिलेबस है। तो इसमें हमारा जो पहला टॉपिक रहता है दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। पहले भी मैंने आपको आरबीआई असिस्टेंट का जो सिलेबस डिस्कस किया था उसमें भी बताया था कि मोस्टली जो चैप्टर्स हैं वो थोड़ा आपका सिमिलर रहते हैं, बट थोड़ा यहाँ पे वेरी करता है आपका जो लेवल है। राइट, तो आरबीआई ग्रेड बी का लेवल नो डाउट काफी हद तक जो है टफ माना जाता है। ठीक है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पहला टॉपिक है, दैट इज सेकंड वन इज क्लोज टेस्ट। राइट, पैराजंबल्स आते हैं आपको। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की अगर हम बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको यहाँ पे कोई ज्यादा वाइड रीडिंग पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। आपको यहाँ पे सिलेक्टेड जो आर्टिकल्स हैं जैसे फाइनेंस से रिलेटेड आपके इकोनॉमिकल आर्टिकल्स या बिजनेस न्यूज आर्टिकल्स रिलेटेड टू द फाइनेंस, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमी पे आपको इस तरह की न्यूज के आपको टच में रहना पड़ेगा। तो पैराजंबल्स आते हैं, क्लोज टेस्ट आते हैं, देन फोर्थ वाला कॉमन सेंटेंस करेक्शन। ठीक है, इसमें जो है आपका हो सकता है एक दो या मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं। और इसमें जो सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चन आते हैं वो एक सिंगल स्टेटमेंट में एरर नहीं पूछा जाता, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि ग्रेड बी का जो थोड़ा सा लेवल है वो टफ रहता है। तो इसमें हो सकता है 5 स्टेटमेंट्स आपको दे देगा और उनमें से आपसे एरर पूछेगा। तो मतलब कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटी लेवल को बढ़ाएगा यहाँ पे आरबीआई ग्रेड बी में। तो एरर यहाँ पे सिंगल, जैसे हम आईबीपीएस में देखते हैं या आरबीआई असिस्टेंट के जो एरर आते हैं सिंगल स्टेटमेंट में, उसको स्प्लिट किया होता है ऑप्शन में ए बी सी डी करके। तो इस तरह से एरर्स यहाँ पे नहीं पूछता, यहाँ पे आपको 4 to 5 स्टेटमेंट्स देगा एंड आउट ऑफ 4 to 5 स्टेटमेंट्स यू हैव टू फाइंड द errors among these 4 statements और 5 statements। तो 4 से 5 वाक्यों में आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ग्रामेटिकली आप लोग जो है काफी स्ट्रांग होंगे, तभी आप ये चीज कर पाओगे। ठीक है जी, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन दैट इज फ्रेज रिप्लेसमेंट। तो फ्रेज रिप्लेसमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया कि फेज 2 के लिए भी आपको ये चीजें जो है काफी फिर हेल्प करेंगी। अगर आपका फेज 1 पे इन टॉपिक्स के ऊपर अच्छी पकड़ बन जाए, कमांड बन जाए, तो कहीं ना कहीं आपको ये फेज 2 में भी हेल्प करेगी। वो कैसे मैं इसका कनेक्शन बनाऊंगा वो मैं इसी वीडियो में आज अभी आपसे क्लियर करूंगा फेज 2 के सिलेबस पे जब मैं आऊंगा। थीम डिटेक्शन, थीम डिटेक्शन क्या होता है बेसिकली, जैसे आपको थीम डिटेक्शन जैसे आपको इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चन पूछ लेगा, कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन आपकी क्या इंक्लिनेशन है बेसिकली, जब आप कुछ रीड करते हो टेक्स्ट को तो उसके ऊपर ऑथर के अकॉर्डिंग जो क्या व्यू पॉइंट चल रहा है, इन्फ्रेंस कैसे निकालोगे, अजम्पशन कैसे निकालोगे, थोड़ा सा लेवल कहीं ना कहीं हाई माना जाता है जब हम थीम डिटेक्शन की बात करते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट योर बेसिकली अजम्पशन, कंक्लूजन बेस्ड, देन रीजनिंग बेस्ड जो पैसेजेस होते हैं वो थीम डिटेक्शन में हम लेते हैं। कनेक्टिंग सेंटेंसेस, कनेक्टिंग सेंटेंसेस मतलब स्टेटमेंट्स को कनेक्ट कैसे किया जाता है, या वी कैन से स्टार्टर वाला क्वेश्चन भी बोल सकते हो आप, स्टार्टर्स एंड कनेक्टर्स। ठीक है भाई, 2 स्टेटमेंट्स को कैसे आप कनेक्ट करोगे, या उसका स्टार्टर राइट क्या होगा, कौन सा कंजंक्शन से आप वाक्य को स्टार्ट करोगे। कॉन्ट्रास्ट है तो आपको वैसा वर्ड कोई कंजंक्शन उठाना पड़ेगा, अगर एडिशन है तो एडिशनल कंजंक्शन उठाना पड़ेगा। राइट, तो ये आपको देखना पड़ेगा, इसके लिए कनेक्टिंग सेंटेंसेस वाले क्वेश्चंस पूछता है। और लास्ट एंड फाइनल इज योर वोकैबुलरी। तो ये तो फेज 1 का सिलेबस मैंने आपसे डिस्कस करा। ठीक है, इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, दैट इज सेकंड वन इज क्लोज टेस्ट, थर्ड इज पैराजंबल्स। राइट, अब पैराजंबल्स की बात करें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसको मैं थोड़ा सा और इलॉबोरेट करूंगा यहाँ पे। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉरी, ये फेज 2 का हमारा सिलेबस। फेज 2 में आपके 3 टॉपिक्स रहते हैं, 100 यहाँ पे आपको 100 यहाँ पे क्वेश्चंस रहेंगे और आपको यहाँ पे 90 मिनट्स रहेंगे। तो 90 मिनट्स में आपको जो 100
मार्क्स का रहता है, 100 मार्क्स का रहता है, ठीक है, जिसमें 3 क्वेश्चंस रहते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी राइटिंग और एसे राइटिंग, और 90 मिनट्स में आपको ये करना होता है फेज 2 का, ठीक है। तो और आफ्टर फेज 1 ये 20 से 25 दिन के बाद ही ये एग्जाम हो जाता है आरबीआई ग्रेड बी का, जो फेज 2 का पेपर होता है। तो आपको ज्यादा समय इसमें नहीं मिलेगा। सो आफ्टर मतलब आपको स्टार्टिंग से ही फेज 1 और फेज 2 को टारगेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पहला है हमारा क्वेश्चन। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव सेंस में जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के मतलब आंसर लिखने पड़ेंगे, रीराइट करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे एक पैसेज होगा, डिस्क्रिप्टिव सेंस में आपको यहाँ पे उसका उत्तर लिखना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा, ठीक है, डिटेल में। अब अगर हम बात करें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे आप टैकल करोगे जब हम डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि आपको फोकस करना है रीडिंग के ऊपर, राइट। आपकी रीडिंग स्किल्स जितने अच्छे होंगे आपको फायदा मिलेगा फेज 2 के एग्जाम में भी, ठीक है। जो मेहनत आप फेज 1 में डालोगे, ठीक है, उसका कहीं ना कहीं आपको फेज 2 के एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव में भी बेनिफिट होगा, ठीक है जी। तो आर्टिकल्स रिलेटेड टू द इकोनॉमी ऑफ नेशन, मैंने आपको बता दिया कि आपको हर तरह के आर्टिकल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा इकोनॉमिकल जो न्यूज है, आर्टिकल जो रिलेट करते हैं इकोनॉमी ऑफ द नेशन और वी कैन से इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी पे जो आर्टिकल्स आते हैं, फाइनेंस रिलेटेड जो आर्टिकल्स होते हैं, और बैंकिंग के ऊपर जो न्यूज आती है, बिजनेस न्यूज आती है, उसको आपको रीड करना पड़ेगा, ठीक है जी। सेकंड पॉइंट है कि अपनी एक हैबिट बनाओ, रीड जर्नल्स आर्टिकल्स, ठीक है। तो एक आपका इसको आपने बर्डन नहीं आप समझ सकते कि बर्डन मान के आप इसको करोगे, ठीक है, कि यार मुझे रीड करना पड़ेगा, मतलब एक हैबिट आप हैबिट में लेके आना पड़ेगा। जब आपको जैसे मॉर्निंग में उठ के लोग कई चाय भी पीते हैं, साथ में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो एक हैबिट है। तो ऐसी हैबिट्स को आपको इनकलकेट करना पड़ेगा अगर आप टिपिकली आरबीआई ग्रेड बी को हिट करना चाहते हो। उसके इंग्लिश का जो लेवल आता है काफी अच्छा आता है। फिर न्यूज़पेपर्स रीडिंग की बात करें तो लाइक आप द हिंदूज पढ़ सकते हो, द हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ सकते हो, द ट्रिब्यून रीड कर सकते हो, लेकिन द हिंदू का आपको लेवल अच्छा मिलेगा, इसमें वोकैब का लेवल अच्छा होता है। न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ सकते हो। अच्छा, इकोनॉमिकल टाइम्स भी एक न्यूज़पेपर आता है, उसको भी आप रीड कर सकते हो। टिपिकली उसमें आपको बिजनेस से रिलेटेड आर्टिकल्स मिल जाएंगे, राइट। तो जो एडिटोरियल्स उसमें आते हैं सारे मोस्टली जो है वो बिजनेस रिलेटेड होते हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड होते हैं। तो इकोनॉमिकल टाइम्स न्यूज़पेपर आप रीड कर सकते हो, और कोशिश करो कि आप जो है इस चीज पे फोकस करना, आपने फोकस ऑन सेंटेंस स्ट्रक्चर, राइट। सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है। अब कई बच्चे फिर ऐसा बोलते हैं कि सर ये सेंटेंस सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, सुनने में तो मुझे सही लग रहा है, पढ़ने में मुझे सही लग रहा है, ये वाली अप्रोच है ना कि ये स्टेटमेंट मुझे देख के सही लग रहा है, ऐसा फील आ रहा है, तो आपके फील आने से तो वाक्य सही नहीं होगा ना। तो आपको इस चीज पे फोकस करना पड़ेगा। सेंटेंस कैसे स्ट्रक्ट करते हैं हम, उसको उसकी फॉर्मेशन क्या है, हाउ टू मेक एग्जाम्पल, राइट। एग्जाम्पल बनाना जब आप सीख जाओगे तो तभी आपको पता लगेगा कि वो वाक्य सही स्ट्रक्चर में लिखा गया है, गलत रॉन्ग स्ट्रक्चर है ग्रामर का। और ग्रामर के कई बड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं, तो आपको उन स्ट्रक्चर्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है। वोकैबुलरी को बिल्ड करना पड़ेगा। हमेशा मेक श्योर करो कि हम जो है अपने साथ डिक्शनरी रखें, पॉकेट डिक्शनरी होनी चाहिए। बार बार जितना आप उसको वर्ड को सर्च करोगे, उसके ऊपर उसका यूसेज सीखोगे, तो उससे आप इट विल एनहांस योर वोकैबुलरी आल्सो, राइट। तो वोकैब पे काम करना पड़ेगा और ट्राई टू कैच द टोन ऑफ द पैसेज, ठीक है। अब देखो, मैं अगर एक ही टोन में कोई बात को बोलता चलूंगा तो हो सकता है कि हर पैसेज की राइटिंग एक स्टाइल होता है, ऑथर अपने अपने डिफरेंट स्टाइल्स में यूज करता है। अब पैसेज के अंदर आपको कहीं कॉमा दे रहा है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दे रहा है, क्वेश्चन मार्क दे रहा है, तो इनकी मीनिंग्स है। जो यहाँ पे लास्ट पॉइंट हो रहा है पंक्चुएशन से आप उस स्टाइल को कैच कर सकते हो कि रीडिंग ऑथर का स्टाइल क्या है, क्या टोन क्या है, ठीक है। टोन कौन सी टोन में जा रहा है पैसेज, क्योंकि जब कहीं पे कॉमा लगा है तो मुझे पता होना चाहिए, मुझे नॉलेज होना चाहिए कि कॉमा लगा रहा है तो कहीं पे वो रुक रहा है, पॉज दे रहा है, राइट। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा रहा है, इसका मतलब कोई सडन एक्सप्रेशन को बयां कर रहा है। क्वेश्चन मार्क लगा रहा है तो इसका मतलब इंटरोगेशन कर रहा है। तो राइटिंग का ऑथर का अपना एक स्टाइल होता है, जिसको ही हम क्या बोलते हैं, इमोशंस बोलते हैं, टोन ऑफ द पैसेज बोलते हैं। तभी तो फिर पता चलता है कि पैसेज की टोन एनालिटिकल जा रहा है,
क्रिटिकल जा रहा है, ठीक है, या उसमें रेवरेंट टोन है, या उसमें इरेवरेंट टोन है, बहुत सारी टोन्स होती हैं, ऑथर के सेंटिमेंट्स होते हैं बेसिकली। तो आपको वो हिडन सेंटिमेंट्स को समझने के लिए पंक्चुएशंस बहुत हेल्प करती हैं। कहां पे आप पॉज दे रहे हो, कहां पे ऑथर ने पॉज दिया है, कहां पे उसने एक्सक्लेमेशन दिया है, ठीक है, कौन सा साइन क्या बताता है। तो इन सारी चीजों से हमें टोन को समझने में बहुत हेल्प होती है। तो जब तक आप टोन्स को आप जो है पंक्चुएशन से पकड़ सकते हो, और फिर टोन टिपिकली मैं टोन्स वाली भी आगे फर्दर क्लासेस आपको दूंगा कि हाउ मेनी पॉजिटिव टोन्स में हम कौन सी टोन्स को रखते हैं, लॉडेटरी टोन कौन सी होती है, इंस्पिरेशनल टोन, लॉडेटरी और इंस्पिरेशनल टोन में क्या फर्क है। अगर पैसेज के अंदर कोई इंस्पायर करने वाली बात कर रहा है, किसी कैरेक्टर के, किसी इंडिविजुअल के स्ट्रगल को दिखा रहा है, उसकी लाइफ स्टोरी को, उसने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, बाद में जाके उसको सक्सेस मिली, तो हमें उससे क्या मिल रही है, इंस्पिरेशन मिल रही है। लेकिन अगर पर्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर वो पर्टिकुलर कैरेक्टर को प्रेज कर रहा है, बार बार उसकी प्रेज कर रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है ऑथर, तो फिर वो लॉडेटरी टोन में जाएगा। तो इनमें थोड़े थोड़े डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। एनालिटिकल टोन कौन सी होती है, सटायरिकल टोन कौन सी होती है, ह्यूमर और सटायर में डिफरेंस क्या होता है। तो ये सारी आपको ऑथर के सेंटिमेंट्स को, उसकी फीलिंग्स को, इमोशंस को आपको पैसेज के थ्रू समझना पड़ेगा कि पैसेज किस दिशा में जा रहा है, किस टोन में जा रहा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको जो स्टेप्स बताए हैं, स्ट्रेटेजी बताई है, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की है, जो आपको फेज 1 में भी हेल्प करेगी, एंड इट विल आल्सो हेल्प यू इन फेज 2 एग्जाम आल्सो, जहां पे आपको लिखना है, ठीक है, जहां पे आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के को पढ़ के उसके आंसर्स को आपको लिखना पड़ेगा डिस्क्रिप्टिव सेंस में, राइट। उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है अब रीअरेंजमेंट की जब हम बात करते हैं, जो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ABCDE, जब ये वाले क्वेश्चंस आते हैं तो आपको यहाँ पे जो है ये वाला जो पॉइंट है, ये कहीं ना कहीं रीअरेंजमेंट पे सूट करता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ द पैसेज। अब जब तक आपने ये इन 5-6 सेंटेंस का फ्लो नहीं सीखा कि कौन से फ्लो में पैसेज जा रहा है, तो आप उसको रीअरेंज नहीं कर पाओगे। तो अगेन यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, और अंडरस्टैंडिंग को टीचर एनहेंस नहीं करेगा, वो यू हैव टू बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग ऑन योर ओन। सो फोकस ऑन योर रीडिंग स्किल्स। जितने आपके अच्छे रीडिंग स्किल्स होंगे, आपको ये वाले एग्जाम्स में हेल्प होगी काफी, और आप जो इजीली इनको क्रैक कर जाओगे। अगर इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो इट्स नॉट ऑल अबाउट योर क्रैमिंग, ठीक है। एसएससी के एग्जाम्स में थोड़ा लर्निंग वाले, याद करने वाले क्वेश्चंस आते हैं, इडियम्स हैं, लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस एसएससी पूछता है, याद करने पड़ेंगे। कोई टिपिकल उसका वो नहीं है, वहां पे याद करने वाले क्वेश्चन ज्यादा है, यहाँ पे याद करने वाला काम नहीं है। तो आपके हाथ में बुक्स के साथ साथ, अलॉन्ग विद बुक्स, आपके पास न्यूज़पेपर जरूर होना चाहिए। न्यूज़पेपर को आपको डेली रूटीन में पढ़ना पड़ेगा, अपने रीडिंग स्किल्स पे आपको काम करना पड़ेगा, तभी अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छे होंगे, गिवन टेक्स्ट को अगर आप एबल हो, जैसे 5-6 सेंटेंस को आप पढ़ के समझ पा रहे हो, ठीक है, वो अलग बात है कि उसको आगे पीछे करके लिखा गया है। तो जब आप तक स्टोरी का या पैराग्राफ का फ्लो को ही नहीं समझ पा रहे हो, तो आप कैसे, हाउ विल यू अरेंज दिस 6 स्टेटमेंट्स और 5 स्टेटमेंट्स, नहीं कर पाओगे। तो उस फ्लो को समझना, फिर वो अलग बात है कि ग्रामर जितना अच्छा होगा एज देगा। कनेक्टर से वाक्य शुरू नहीं होता, प्रेपोजिशन से सेंटेंस पैसेज स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। प्रोनाउन कैन कांट बी द ओपनिंग सेंटेंस। वो फिर मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स, जो ग्रामर वाली स्ट्रेटेजी है, जो हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं बेसिकली हमारे जंबलिंग के ऊपर, पैरा जंबल के ऊपर, वो कौन से टिप्स हैं, ठीक है। फुल नेम, हाफ नेम कॉन्सेप्ट होता है कि पूरा नाम हमेशा पहले लिखा जाता है रीअरेंजमेंट में, और उसकी जो एब्रिविएशन फॉर्म होती है वो लेटर ऑन लिखी जाती है। वो सारे टिप्स और ट्रिक्स देना पर्टिकुलर रीअरेंजमेंट के ऊपर क्लासेस रहेंगी आपकी, वो मैं फर्दर वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगा कि हाउ वी कैन टैकल दिस पर्टिकुलर रीअरेंजमेंट क्वेश्चन। क्लोज टेस्ट को कैसे टैकल करना है, सिंगल डबल फिलअप्स को कैसे करना है, ठीक है। तो वो हम सारे देखेंगे। अब अगर हम बात करें फेज 2 के एग्जाम में, जब हम एसे राइट करते हैं, है ना, आपको पता है कि एसे राइटिंग इसमें आना है, प्रेसी राइटिंग आना है। तो प्रेसी राइटिंग को करने के क्या टिप्स रहेंगे, उसकी आपके डिस्क्रिप्टिव की पर्टिकुलर मैं क्लासेस आपको दूंगा। तो एक टिप्स और ट्रिक्स आपको सिंपली बता रहा हूं कि एसे राइटिंग में बच्चा कौन सी मिस्टेक्स करता है, ठीक है। तो सबसे पहले बोल रहा है हाउ टू अवॉइड रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स थ्रू यूजफुल फ्रेजेस। देखो, फ्रेज रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन हमारा फेज 1 में भी है।
लेकिन इन्हीं फ्रेजल वर्ब का यूज आप फेज 2 में जब आप ऐसे राइट करोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे डूज एंड डोंट्स हैं जिनका ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप नहीं कर सकते वाइल राइटिंग ऐसे, ठीक है। तो आर्टिकल लिखना एक आर्ट है, कला है। हर बंदा अच्छा क्वालिटी वाला ऐसे नहीं लिख सकता। तो कैसे आप अपनी राइटिंग में क्वालिटी लेके आओगे, कौन कौन से मेथड्स वहां पे इंप्लीमेंट होंगे, ठीक है। आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। मेन बात तो डेटा की होती है ना। आप जो है नोट डाउन करो कुछ भी आपने पढ़ा, सो यू हैव टू कलेक्ट डेटा। आपके पास थॉट्स होनी चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग पे आ रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट पे आ रहा है, तो उसमें मैं क्या बात करूंगा, वुमेन एम्पावरमेंट को मैं कैसे स्टार्ट करूंगा उस ऐसे को। तो आपको पता होना चाहिए कि बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, है ना। इंसान का पहला जो इंप्रेशन होता है वही सबसे लास्ट होता है। अगर उसकी बिगिनिंग में ही आपने उतना इंप्रेसिव नहीं लिखा, ठीक है, तो रीडर के ऊपर कहीं ना कहीं वो बैड इंपैक्ट पड़ता है। जो आपका पेपर चेक करेंगे, ठीक है, तो उसकी स्टार्टिंग बड़ी आपको डिफरेंट वे में करनी पड़ेगी ऐसे को लिखते हुए। बड़ा यूनिक स्टाइल वहां पे अप्लाई होता है। कैसे आप ऐसे को स्टार्ट करोगे, है ना। आप किसी पास्ट थॉट के साथ कनेक्ट करके अपने ऐसे पे आ सकते हो, ठीक है। पूछा है वुमेन एम्पावरमेंट, तो सीधा थोड़ी लिखने लग जाएंगे वुमेन के ऊपर। आप उस ऐसे को किसी थॉट से स्टार्ट कर सकते हो। यू कैन यूज मेनी कोटेशंस देयर। जब आप इन कोटेशंस का यूज करते हो जो किसी राइटर्स के द्वारा दी गई हैं, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर महात्मा गांधी जी ने एक बहुत अच्छी थॉट दी है, तो मैं जो बोल रहा हूं डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। आप देखो वुमेन एम्पावरमेंट में एम्पावरमेंट पे कौन कौन से राइटर्स ने अपनी अपनी थॉट्स दिए हैं, उन थॉट्स से आप अपने आर्टिकल को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। आप लिख भी सकते हो उनका नाम, गिवन बाय महात्मा गांधी, दिस थॉट इज गिवन बाय महात्मा गांधी। बहुत अच्छी प्यारी सी थॉट दी है एक वुमेन के ऊपर महात्मा गांधी जी ने। तो ये एक यूनिक स्टाइल हो जाएगा आपके ऐसे को स्टार्ट करने का। बाकी ये फर्दर मैं जब क्लासेस लूंगा आपकी डिस्क्रिप्टिव की, ठीक है, ऐसे राइटिंग में पूरे वो पॉइंट्स डूज एंड डोंट्स मैं आपको कवर करूंगा, ठीक है। तो ये जो यहां पे लिखा है ये ऑटोमेटिकली होता है। जब भी हम कोई ऐसे लिखते हैं ना तो रेपिटेशन जरूर होता है हमारी राइटिंग में, ठीक है। तो रेपिटेशन मोस्टली बच्चे, अब देखो, टू इंट्रोड्यूस अ फ्रेज, टू इंट्रोड्यूस अ फ्रेज जब हम ऐसे बोलते हैं, जब आप किसी बात के ऊपर ज्यादा ये लाना चाहते हो, ठीक है, इन व्यू ऑफ, इन लाइट ऑफ, कंसिडरिंग द सिचुएशन, राइट। तो इंस्टेड कि मैं अकॉर्डिंग टू लिखूं, अकॉर्डिंग टू का यूज बहुत आता है हमारी राइटिंग में, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू हिम, ऐसा हम बहुत यूज करते हैं, ठीक है। जब आप रीजन देना चाह रहे हो तो लोग वहां पे बिकॉज का ही यूज करते हैं। आपको अदर कनेक्टर का भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, कि बिकॉज की जगह हम सिंस यूज कर लें, बिकॉज की जगह हम एज भी यूज कर सकते हैं। सिंस यू आर अंडर ग्रेजुएट, बिकॉज यू आर अंडर ग्रेजुएट, एज यू आर अंडर ग्रेजुएट, तो तीनों ही करेक्ट है। तो रिप्लेसमेंट पता होनी चाहिए आपको। जब तक आपके पास ऑल्टरनेटिव वर्ड्स नहीं होंगे, यू कांट अवॉइड द रेपिटेशन। ये ऑटोमेटिकली आता है हमारी राइटिंग में। और जितना ज्यादा आप शब्दों को रिपीट करोगे, ठीक है, स्टेटमेंट्स को रिपीट करोगे, ऐसे उतना ही वो क्वालिटी लेस लगता है, बेकार लगता है ऐसे, जितना ज्यादा हम चीजों को रेपिटेशन मारते हैं ऐसे राइटिंग के दौरान, राइट। इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ एंड, देखो मैंने लिखा भी यहां पे एंड। जब आप किसी सिचुएशन को स्ट्रेच कर रहे हो, जब आप एडिशन करना चाह रहे हो, तो आप एंड की जगह पे मोर ओवर यूज कर सकते हो, फर्दर मोर यूज कर सकते हो, इन एडिशन टू यूज कर सकते हैं, व्हाट्स मोर लिख सकते हैं। तो क्या हम एंड से ही एडिशन करते हैं? आप मोर ओवर यूज कर लो। ये पैराजंबल्स में भी अप्लाई होती है ये वाली बात। एडिशन शोइंग कनेक्टर होते हैं, फर्दर मोर, इन एडिशन टू, ठीक है, विद है, अलॉन्ग विद है, टुगेदर विद है, ये सारे एडिशनल शोइंग कनेक्टर होते हैं। आप एंड की जगह इनको लिख सकते हो, ठीक है। जब आप किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को डिस्क्राइब कर रहे हो, ठीक है, जब आप इलाबोरेट करो किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को, तो आप वहां पे टू पुट इट अनदर वे फ्रेज का यूज कर सकते हो। इन अदर वर्ड्स भी एक कॉमन फ्रेज है, टू पुट इट मोर सिंपली। तो मैं आपको ऑल्टरनेट बता रहा हूं। सपोज आपने कहीं पे ये वर्ड यूज कर लिया रियली, राइट, और आपको अगेन इस वर्ड का यूज करना है। अगर आपको आगे फिर से रियली का यूज करना है, तो क्या आप बार बार रियली को ही यूज करोगे? नहीं, आप उसकी जगह एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यूज कर लो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हम यहां पे यूज कर सकते हैं, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, राइट। हम इसकी जगह कंजंक्शन इंडीड यूज कर सकते हैं। तो जब तक आपके पास ऑल्टरनेटिव वर्ड्स नहीं होंगे, आप
ऐसे राइटिंग में रेपिटेशन को अवॉइड नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपसे शेयर करे आज के इस सेशन में। ठीक है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, कैसे उसको यूनिक बनाना है, क्वालिटी कैसे प्रोड्यूस लेके आनी है, इफेक्टिव वोकैब लिखनी पड़ेगी, इडियम्स एंड फ्रेज। एक जो आपका पेपर चेकर होते हैं वो ये भी देखते हैं कि अगर 300 वर्ड्स का बच्चे ने ऐसे लिखा है तो उसने कितनी इफेक्टिव वोकैब यूज की है, कितना उसमें वो है दम, कितना है वोकैब में, कितना वजन डाला उसने, तभी तो आपको मार्क्स मिलेंगे ना। तो ट्राई टू यूज idioms, phrases, proverbs, ठीक है, इट विल ब्रिंग क्वालिटी इन योर राइटिंग। ठीक है, आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी बिल्ड हो चुकी है, ठीक है, सब कुछ हमें गूगल पे मिल जाता है, सब कुछ, वी कैन गेट एवरीथिंग, यूट्यूब पे सब कुछ है, बहुत सारा डेटा है। लेकिन पुराने टाइम में थोड़ा जाएंगे तो जो राइटर्स होते थे उनको तो पब्लिशर नहीं मिलते थे। मतलब जो जब मैंने जैसे एम इंग्लिश करी तो हमने देखा है कि उसमें ऐसे राइटर भी पढ़े हैं जिनके वर्क्स पढ़े हैं, उनके लाइफस्टाइल को पढ़ा है, तो वो तो उनका जो वर्क्स, कोई प्ले लिखा है किसी ने या कोई नॉवल लिखा है, 2-2 साल तक उनको पब्लिशर ही नहीं मिलते थे। तो वो अपनी नॉलेज को, वो अपने गुण को अपनी राइटिंग के थ्रू शो करते थे। जो भी रेवोल्यूशनरी, कोई पोएट रेवोल्यूशनरी है, सोसाइटी में कोई लेके आना चाहते हैं, रियल जो प्रॉब्लम्स होती हैं सोसाइटी को अपनी राइटिंग के थ्रू दिखाते थे। कई नेचर के पोएट थे, जैसे जॉन कीट्स है, विलियम वर्ड्सवर्थ है ना, और पीबी शेली है, वो उस तरह की राइटिंग लिखते थे, वो नेचर के ऊपर लिखते थे। तो मतलब वो अपनी राइटिंग के थ्रू ही बताते थे जो वो बोलना चाहते थे, जो ऑथर, जो वो पोएट थे। लेकिन आज की डेट में बच्चा एक अच्छे से लेटर नहीं लिख पाता, ठीक है, एक ऐसे नहीं लिखना आता बच्चे को, उसका फॉर्मेट ही नहीं पता है लेटर का, कि फॉर्मल में कौन सा फॉर्मेट अप्लाई होता है, इनफॉर्मल में कौन सा फॉर्मेट अप्लाई होता है। ये एक बिटर ट्रूथ है। ठीक है, आज की डेट में बच्चे को लेटर नहीं लिखना आता है, फॉर्मेट उसको पता नहीं है, राइट। ठीक है, उसका रीजन ये है कि टेक्नोलॉजी पे हम इतना डिपेंड हो चुके हैं, हम कभी अपना माइंड यूज ही नहीं करते। पर लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि टेक्नोलॉजी का यूज, अगर आपको डाटा वहां पे अवेलेबल है तो कम से कम आप वहां से पढ़ के तो उस चीज को अप्लाई कर सकते हो ना, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन अगर हमें वो गिवन है। ठीक है, तो ये फर्दर सेशंस में हम करेंगे। फेज 1 का भी जो सिलेबस है, जो टॉपिक्स मैंने बताए उनके ऊपर भी हमारी क्लासेस रहेंगी पर्टिकुलर, और जो है फेज 2 के ऊपर जो हमारा डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है, प्रेसी राइटिंग में उसको कौन से पर्सन में लिखा जाता है, ठीक है, 1/3 करके लिखना होता है। टाइटल एक सोल होती है, जैसे हमारी बॉडी में हमारी आत्मा होती है, तो अगर हमारी बॉडी में आत्मा ही नहीं हो तो इस शरीर का कोई मोल नहीं है। आपको पता है शरीर कुछ भी नहीं है ना, बॉडी इज नथिंग विदाउट सोल। तो प्रेस राइटिंग में जो उसका टाइटल होता है, जो उसका कैप्शन होता है, हेडिंग होता है, वो एक आत्मा की तरह काम करता है। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप हमें डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए पता होने चाहिए, और वो फर्दर सेशंस में हम कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू।